अ, हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। यानी जैसा कि हमने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तब जो फ्रांस था, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। यानी फ्रांस उस समय एक टेरिटोरियल स्टेट था जहाँ पे एक एब्सोलूट मोनार्क होता था, यानी एक राजा का रूल था। एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens, and the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। यानी कि अब यानी देश पे जो अधिकार था वो राजा से हट करके फ्रेंच सिटीजन्स को मिल गया था। एंड अब देश का फ्यूचर जो था वो लोग मिलकर तय करेंगे। एंड देन उसके बाद फ्रॉम द वेरी बिगनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. The ideas of La Patrie, the fatherland, Les Citoyens, the citizen, emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, the tricolour, was chosen to replace the former royal standard. The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। यानी कि रेवोल्यूशनरीज ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे लोगों में एक साथ रहने का सेंस बना। ला पैट्री लाइक फादरलैंड और ला सिटोयन सिटीजन, इन आइडियाज़ ने दिखाया कि सब लोग एक कम्युनिटी हैं और उनके इक्वल राइट्स हैं। नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। पहले के जो रॉयल स्टैंडर्ड जो थे हटा दिए गए और उसकी जगह पे ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए गए। याद होगा स्टेट जनरल के बारे में हमने पढ़ा था। 3 स्टेट में फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो बटी हुई थी, क्लर्जी एंड सेकेंड नोबल्स, एंड थर्ड में आते थे हमारे बुर्जवासी क्लास, जिसके अंदर मिडिल क्लास था हमारा। एंड उसके बाद हम देखें तो उसको हटा करके नेशनल असेंबली लाई गई। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड, यानी नए हाइम्स बनाए गए, राष्ट्रीय शपथ ली गई और मार्टर्स यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो लोग शहीद हो गए थे उन्हें याद किया गया। एंड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। A centralized administrative system was put in place, and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished, and uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken written in Paris, became the common language of the nation। यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया जिसमें यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, सभी के लिए ऐसे लॉज लाए गए जो सबके ऊपर समान रूप से लगते थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई। फ्रांस में एक इलाके से दूसरे इलाके में सामान ले जाने में ही क्या उस पर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। जैसे मान लो इस पेरिस से कोई सामान लेकर जाना है और दूसरे इलाके में, तो वहाँ पर क्या होता था कि ये इसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती थी। फिर वहाँ से लेकर जाना है तो वहाँ पे टैक्स लगा दिया जाता था। तो सारे इन टैक्सेस को हटा दिया गया। इंटरनल जितनी भी कस्टम ड्यूटी थी हटा दी गई और एक मेज़रमेंट, एक वेट और मेज़रमेंट प्रणाली लाई गई जो सभी जगह से समान थी। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल लो इंडिया में ही, तो इंडिया में अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश में लेने जा रहे हो तो आपको किलो के हिसाब से मिल रही है, और एमपी में लेने जा रहे हो तो वो कह रहे हैं हम पाउंड के हिसाब से देंगे। ठीक है, यहाँ पाउंड का मतलब वेट से है, करेंसी से नहीं है। तो कितना ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो एक जैसे ही वेट मेज़रमेंट सिस्टम लाया गया और रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि कई तरह की जो बोलियाँ बोली जा रही थी कई इलाकों में, उन सबको हटा करके जो फ्रेंच थी, जो पेरिस में बोली जाती थी, लिखी जाती थी, उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। And the revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism। तो despotism क्या होता है, जिसको निरंकुशवाद बोलते हैं, यानी ऐसा शासन जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। यानी फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का मानना था
कि फ्रांस का मिशन ये है कि दूसरे यूरोपियन देशों को टायरनी या डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म से आज़ादी दिलाना और उन्हें भी नेशन बनने में मदद करना। यानी उनका गोल था कि दूसरे देशों को भी हम तानाशाही से आज़ादी दिलाएं। एंड when the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean clubs. Their activities and campaign prepared for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of नेशनलिज्म एब्रॉड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे वो जैकोबियन क्लब्स क्या थे। तो नाइन्थ में सभी ने जैकोबियन क्लब्स के बारे में पढ़ा है। तो जैकोबियन क्लब्स फ्रांस में एक रेवोल्यूशन के दौरान बनाए गए पॉलिटिकल ग्रुप थे। इनका नाम जैकोबियन कॉन्वेंट से आया था, जहाँ ये लोग मिलकर डिस्कशन और प्लानिंग करते थे। इनका रोल क्या था? ये एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ग्रुप थे। ये लिबर्टी, इक्वलिटी और नेशनलिज्म की आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। फ्रांस में हो रही एक जो क्रांति थी उसको सपोर्ट करते थे और देश को बदलने के लिए कैंपेन चलाते थे। दूसरे शहरों में भी इन क्लब्स की ब्रांचेस बन गई थी और जहाँ लोग रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को फैलाने लगे थे। तो इनका अगर हम देखें तो जैसे किसी शहर में स्टूडेंट मिलकर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए मीटिंग करते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो वो वैसा ही एक जैकोबियन क्लब, ऐसे ही एक तरह का क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी टाइप का होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति की खबर यूरोप के शहरों में तक पहुंची, तब स्टूडेंट और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने जैकोबियन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए और इन क्लब्स के थ्रू नेशनलिज्म और लिबर्टी के आइडियाज़ को फैलाने जाने लगा। फ्रेंच आर्मी जब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में गई तो नेशनलिज्म के मैसेज को भी साथ में लेकर गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है मैप, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना। तो बहुत ही फेमस बैटल होती है 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें हार हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट की। तो नेपोलियन के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो ये 1815 के बाद का ये मैप है, ठीक है। सो विद इन द वाइड स्वॉथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. This code was exported to the region under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. तो इसका बात सुनते हैं। तो नेपोलियन ने अपने कंट्रोल वाले एरियाज़ में रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए। नेपोलियनिक कोड 1804 लेकर आया। तो जितने भी नेपोलियनिक कोड क्या था कि इसने बर्थ बेस्ड जितने भी प्रिविलेज, जितने विशेषाधिकार थे जो मिले हुए थे नोबल्स को और क्लर्जी को, वो सब ख़त्म कर दिए। सबके लिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ लेकर आया। प्रॉपर्टी राइट सिक्योर कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज हटा दिए। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज़ क्या थे। तो देखिए, सर्फडम एक पुरानी व्यवस्था थी जिसमें गांव के जो लोग होते थे, जिन्हें सर्फ्स कहा जाता था, ज़मीन पर काम करने के लिए मजबूर होते थे। ये लोग टेक्निकली फ्री नहीं होते थे। उन्हें अपने लैंडलॉर्ड या ज़मींदार के लिए खेती और मेहनत करनी पड़ती थी। वो अपनी मर्ज़ी से जगह बदलना भी अलाउड नहीं था उन्हें। वो अपने मालिक की अनुमति के बिना शादी भी नहीं कर सकते थे और इस सिस्टम में पीजेंट को बहुत कम राइट मिलते थे और वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स के अंडर ही रहते थे। मैनोरियल ड्यूज़ क्या थे? तो मैनोरियल ड्यूज़ का मतलब है वो टैक्सेस या पेमेंट जो पीजेंट को अपने लॉर्ड या लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। इसमें शामिल थे वर्क ड्यूज़, जैसे कुछ दिन फ्री में काम करना। प्रोड्यूस ड्यूज़, जैसे अपनी फसल का हिस्सा लैंडलॉर्ड को देना। और फीस, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस या मिल्स यूज़ करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो फाइनेंशियल बोझ बन जाती थी पीजेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखते हैं। मैनोरियल इन द टाउन्स टू guild restriction were removed, transport and communication system were improved, peasant, artisans, worker and new businessmen
enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. यानी कि फ्रेंच अब यहाँ पे हम अगर देखें तो यूनिफ़ॉर्म्स लॉज़ जो लाए गए और जो फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बेटर हो गया। यूनिफ़ॉर्म लॉज़ की वजह से, स्टैंडर्डाइज़्ड करेंसी की वजह से और मेजर्स ने बिज़नेस को और ट्रेड को आसान बना दिया। पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर और नए बिज़नेसमैन को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ मिली। लेकिन नेपोलियन ने अगर देखें तो मोनार्की वापस ला करके डेमोक्रेसी को भी ख़त्म कर दिया। इस वजह से पॉलिटिकल फ्रीडम सीमित हो गई थी। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि जो ये गिल्ड होते थे, अब ये गिल्ड्स का काम क्या होता था? गिल्ड एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप होते थे जिसमें एक ही प्रोफेशन या ट्रेड से जुड़े हुए लोग मिलकर काम करते थे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ब्लैक स्मिथ, लोहार, वीवर, बुनकर, गोल्ड स्मिथ, सोनार, कारपेंटर, तो इनका पर्पज़ क्या होता था? ये अपने प्रोफेशन को रेगुलेट करना, कौन काम कर सकता है, कैसे करे, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे, ट्रेनिंग देना, नए लोगों को काम सिखाना, मेंबर्स के फ़ायदे का ध्यान रखना, प्राइसेस को फिक्स करना, वेजेस को डिसाइड करना और बाहरी कंपटीशन को कंट्रोल करना और सिर्फ अप्रूव्ड मेंबर्स को ही काम करने देना। इस तरह से ये एक तरह से मोनोपोली बना लेते थे, जो देश के लिए क्या होता था, अच्छी बात नहीं होती थी। तो इसीलिए क्या कर दिया इनको भी, इन जितनी भी गिल्ड्स थी इनको भी क्या कर दिया, नेपोलियन ने इसको ख़त्म कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं आगे, हाउएवर इन द एरिया conquered, the recreation of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. यानी फ्रेंच आर्मीज़ जब नए एरियाज़ में जाती थी तो पहले उनका स्वागत हुआ। हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसल्स, मिलान जैसे शहरों में लोगों ने उन्हें लिबर्टी का सिंबल माना। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, टैक्सेशन उल्टा बढ़ गया, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, यानी प्रेस को कंट्रोल किया जाने लगा, फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में भर्ती कर लिया गया। इस वजह से इनिशियल एक्साइटमेंट हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता में बदल गई और लोगों ने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के फ़ायदे पॉलिटिकल ऑपरेशन के सामने कम हैं। तो इस पूरे चैप्टर की अगर हम समरी देखें तो कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नर्सिज्म का पहला स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिया और सोवरेनिटी राजा से लोगों को मिल गई एंड कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए कल्चर, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए गए और नेपोलियन ने रिफॉर्म स्प्रेड किए, लेकिन मोनार्की फिर से वापस लाकर डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया और लोकल लोगों ने शुरुआत में वेलकम तो किया पर बाद में उनको ऑपरेशन का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत दबाया गया। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।